फूल ले लो साहब, इस अंधी से पूजा के लिए फूल ले लो। मालती मंदिर के बाहर खड़ी होकर फूल बेच रही है। उसकी बेटी राधा उसका हाथ पकड़कर खड़ी है। ठंड से उसके दांत आपस में टकरा रहे हैं। माँ, और कितनी देर यहाँ रहना होगा? बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी देर और बेटी, थोड़ा सा ठंड सह ले आज। फूल नहीं बिकेंगे तो पेट में खाना कैसे जाएगा? 2 वक्त के खाने के लिए मालती और उसकी बेटी राधा को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। उससे फूल खरीदकर लोग मंदिर में भगवान शंकर की पूजा करते हैं और मालती बाहर से भगवान को याद करके हाथ जोड़ती है। हे शिव शंकर, मेरी बेटी की रक्षा करना। उधर मालती के घर में उसकी सास जानकी उसका इंतजार कर रही है। वो रजाई के अंदर सोकर अपने ही मन में मालती को गाली दे रही है। ये बदतमीज औरत कभी जल्दी घर नहीं आती। मुझे भूख लगी है, आज आने दो, उसे मजा चखाती हूँ। आज कितनी ठंड है। सच में आज बहुत ही ज्यादा ठंड है। बाहर ठंडी हवा बह रही है। पेड़ पौधों के ऊपर ओस जम गई है। रात के 12 बज जाते हैं और मालती राधा को लेकर घर की ओर चल पड़ती है। ठंड से दोनों कांप रहे हैं। रास्ते में लोग आग सेक रहे हैं। भाई सुना न्यूज में क्या बोल रहे हैं? 2-3 दिन में भयानक बारिश हो सकती है। हाँ, और उसके साथ बर्फबारी भी हो सकती है। पिछले 10 साल के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। बच के रहना भाई। राधा ये सब सुनते हुए मालती का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही है। माँ, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे पास तो रजाई भी नहीं है। चिंता मत कर बेटा, भगवान शंकर हमें बचा लेंगे। वो दोनों रात के 12:30 बजे घर पहुंचे। घर में घुसते ही जानकी चिल्ला उठी, इतनी देर क्यों लग गई? मुझे भूख लगी है। कोई परवाह नहीं है क्या तुझे? माँ जी, वो फूल बिकने में थोड़ा समय लग गया। दे, पैसे दे। जानकी ने मालती के सारे पैसे छीन लिए और उसके बाद मालती ने खाना बनाया और खाने के बाद जानकी रजाई ओढ़कर बिस्तर पर सो गई। मालती और राधा जमीन पर बिना कुछ ओढ़े सो गए। रात को राधा ठंड से कांपने लगी। कितनी ठंड है। अरे बाप रे, दादी हमें भी रजाई दीजिए ना। भिखारी कहीं की, रजाई चाहिए तो खरीद कर ला, और एक बार रजाई मांगा ना तो तुझे जान से मार दूंगी। हाँ। सुबह हो गई। मालती और राधा घर के सारे काम करने में लग गए। मालती अंधी है, फिर भी उसकी सास उसी से सारा काम करवाती है। खुद बस बैठी रहती है। घर के कामों के बाद मालती बगीचे से फूल तोड़ती है। राधा मालती का हाथ पकड़कर बगीचे तक ले जाती है और फूल तोड़ने के बाद वो दोनों मंदिर के बाहर फूल बेचने चले जाते हैं। आज भी वो मंदिर चले गए और इतने में भयानक बारिश शुरू हो गई। आसपास के सारे लोग दौड़कर घर चले गए, लेकिन मालती और राधा भीगने लगे। हमें यहीं खड़ा रहना होगा, नहीं तो फूल नहीं बिकेंगे। राधा तू किसी दुकान के नीचे चली जा। नहीं माँ, मैं यहीं आपके साथ ही खड़ी रहूंगी। राधा भी वहीं पर खड़ी रही, लेकिन इतनी बारिश में कौन आएगा मालती से फूल खरीदकर भगवान की पूजा करने? पूरे दिन वो दोनों भीगते रहे, लेकिन एक फूल तक नहीं मिला। भीगने के कारण राधा बीमार पड़ गई। घर लौटते ही जानकी ने पैसा मांगा। मालती पैसे नहीं दे पाई, इसीलिए मालती और राधा को जानकी ने घर से बाहर निकाल दिया। और कभी मत आना यहाँ, निकम्मे कहीं के, भाग यहाँ से। राधा बारिश में भागती हुई मालती का हाथ पकड़कर रास्ते से चलने लगी। उसकी तबीयत खराब होने लगी। माँ, और नहीं चल पा रही हूँ। माँ। राधा जमीन पर गिर गई। हे शिव शंकर, क्यों आप हमारी परीक्षा ले रहे हो? हम दोनों के पास तो कुछ भी नहीं है। दया कीजिए शिव शंकर, दया कीजिए। मालती रो पड़ी। मत रो माँ, मत रो। आप ही तो कहती हो कि शंकर भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रखिए माँ। लेकिन अभी हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, बचेंगे कैसे? तभी राधा को एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वो पेड़ मरा हुआ था और उसके अंदर एक बड़ा सा गड्ढा था। माँ, हम यहाँ रह सकते हैं, चलिए माँ। राधा मालती को उस पेड़ के गड्ढे में ले गई। दोनों बारिश से तो बच गए, लेकिन तापमान तेजी से नीचे की ओर जाने लगा और ऐसे ही तापमान माइनस में चला गया और बर्फ गिरने लगी। आसपास के अमीर घरों से आवाज आई, अरे वाह, बर्फ गिर रही है, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन अमीरों के लिए जो मजे की चीज है, गरीबों के लिए वही श्राप है। बर्फ गिरने की वजह से उस मरे हुए पेड़ के ऊपर बर्फ जमा हो गई। पेड़ सूखा था
उन दोनों को अचानक से पेड़ के ऊपर एक आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज है बेटी? पता नहीं माँ, पेड़ से कुछ आवाज आ रही है। राधा ऊपर देखने की कोशिश करने लगी और तभी बर्फ के वजन से वो पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। वो दोनों कैसे भी करके वहां से हट गए। अरे ये क्या, अभी कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाती। लगता है आज भगवान ने हम दोनों को मारने का प्लान बना लिया है। बस आज रात को बचा लो भगवान। हे प्रभु, हे शिव शंकर, आप सुन रहे हो ना हमारी प्रार्थना? भगवान शंकर हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वो परीक्षा लेते हैं। आज भी वो स्वर्ग से धरती पर उतर आए और एक चश्मा बेचने वाले का रूप ले लिया। चश्मा ले लो, चश्मा। और फिर भगवान शंकर चश्मा बेचते हुए उन दोनों के पास गए। भला इस हालत में चश्मा कौन बेचता है? मजबूरी है बेटी, भला तुम लोगों से ज्यादा मजबूरी के बारे में और कौन जानेगा। वो बात तो है, लेकिन मैं अंधी हूँ, मैं चश्मा लेकर क्या करूँगी? ये सुनने के बाद भगवान शंकर रो पड़े। आप लोग भी मुझे ठुकरा रहे हैं, अब क्या करूं? घर पे छोटी बच्ची है, माँ की तबीयत खराब है। ये सुनकर मालती को दया आती है और वो कहती है, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पैसे नहीं है? पैसों के अलावा और भी कुछ हो तो दे दीजिए ना, घर पे राशन लेकर जाना है। भला पैसों के अलावा और महंगा क्या हो सकता है? होता है बेटी, मेरे लिए तू ही सबसे महंगी है। हाँ, और मेरे लिए आप। नहीं नहीं, वैसा नहीं, कुछ और हो तो दे दीजिए। मैं भी गरीब हूँ, आज कुछ नहीं मिला तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। तब मालती को याद आया कि उसके पास एक मंगलसूत्र है जो उसके पति ने बड़े प्यार से उसे दिया था। उसका देहांत होने के बाद मालती हमेशा मंगलसूत्र को अपनी साड़ी में गांठ बांध कर रखती है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अगर पता होता तो जानकी ने कब का उससे मंगलसूत्र लेकर बेच दिया होता, लेकिन उसे एक चश्मे के लिए कैसे दे देगी मालती? लेकिन यह आदमी गरीब है। मालती यही सब सोचने लग गई और आखिरकार उसने मंगलसूत्र निकालकर उसे दे ही दिया। आपका भला हो, ये लीजिए एक चश्मा। चश्मा देकर शंकर भगवान वहां से चले गए। मालती ने चश्मा पहना तो एक चमत्कार हो गया, उसे सब कुछ दिखने लगा। बेटी, मुझे सब कुछ दिख रहा है। बेटी, मुझे तू दिख रही है। सच में माँ? तो फिर वो आदमी कौन था? जरूर ये शंकर भगवान की माया है। चल बेटी, मंदिर में चलते हैं। दोनों मंदिर में चले गए। बर्फबारी रुक गई। मंदिर में पहुंचकर मालती ने शिवजी की मूर्ति के सामने माथा टेका। शिवजी, आप महान हो, आपने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी। तभी शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। मैं तो गरीब के रूप में तेरी परीक्षा ले रहा था। इतनी परेशानियों के बावजूद तूने अपना मंगलसूत्र एक गरीब को दे दिया, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। अब तेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। तथास्तु। शिवजी गायब हो गए। इसके बाद से मालती और पूजा मंदिर में ही रहने लगी। वहीं पर उन दोनों के रहने और खाने का बंदोबस्त हो गया। उधर घर में बर्फ गिरने की वजह से जानकी की मौत हो गई। मंदिर में दोनों भगवान शिव की सेवा करते रहे। मालती धीरे धीरे चश्मे के बिना ही सब कुछ देखने लगी और इसके बाद से माँ और बेटी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सर्दी का कहर इतना था कि इंसान तो इंसान, जानवर का बुरा हाल था। उस कड़ाके की सर्दी में अगर चोट लग जाए तो सोचिए क्या हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस भयानक सर्दी में गुणीराम के जीवन और शरीर दोनों पर चोट पड़ रही थी। बड़ा ढीठ है रे तू, अपना मुंह खोलने को राजी नहीं हो रहा है। लेकिन तुझे पता नहीं है कि मैं कैसा इंस्पेक्टर हूँ। मार मार कर सच तेरी हलक से बाहर खींच कर लाऊंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर दीपक गुणीराम पर एक बार फिर से टूट पड़ा। साहब साहब मत मारो साहब, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है साहब, मुझे छोड़ दो। मेरी छोटी छोटी बच्चियां मेरा इंतजार कर रही होंगी, सारा किया धरा मैनेजर का है, मैं निर्दोष हूँ साहब। सच बता दे कि वो 1 लाख रुपए कहाँ छुपा रखे हैं तूने, नहीं तो तेरे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं होगा जहाँ पर दर्द नहीं हो रहा होगा। बता बता। गुणीराम चीखता रहा और फिर बेहोश हो गया। हवलदार इसको मुंह पर पानी मारो, इसे होश में लाओ। पूरा दिन इंस्पेक्टर दीपक गुणीराम को मारता रहा। अब तो रात होने को आई थी। उधर गुणीराम की टूटी फूटी झोपड़ी में उसकी तीनों बेटियां रानी, मीना और उसकी सबसे छोटी बेटी बबली इंतजार कर रही थी। दीदी, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए हैं? देखो ना कितनी रात हो गई है। आ जाएंगे बबली, हो सकता है आज सेठ जी के यहाँ ज्यादा काम होगा।
दीदी, बाबा आज जलेबी लाएंगे ना? कई दिनों से मैं कह रही हूँ, लेकिन वो भूल जाते हैं। हाँ बबली, लाएंगे ना। गुणीराम की तीनों बेटियां अपने पिता का इंतजार बेसब्री से कर रही थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पिता किस मुसीबत में हैं। गुणीराम की पत्नी गीता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो गया था। उसने अपनी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से जीतना आसान तो नहीं था। सब कहते हैं जी कि कैंसर से लोग मर जाते हैं, मैं भी मर जाऊंगी क्या? चुप कर, यह किसने कहा तुझे? हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू एकदम ठीक हो जाएगी। काहे झूठ बोलते हैं? आपकी आंखों में सब दिख जाता है। एक बात कहूँ, मान लीजिए कि मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी बेटियों का ध्यान ठीक से रखेंगे ना? उसे माँ का भी प्यार देंगे ना? तुझे कुछ नहीं होगा गीता, कुछ नहीं। ये कहकर गुणीराम फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन काश कि कोई रोकर मौत को हरा पाता। गीता चली गई हमेशा के लिए। ये क्या कर दिया तूने? अरे क्या कर दिया गीता, बोल। अरे मेरा नहीं तो कम से कम इन बच्चियों का तो सोचा होता। अरे आजा वापस। भगवान, ओ भगवान, इतना बेरहम मत बन। गीता के जाने के बाद गुणीराम पूरी तरह टूट गया था, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए, गीता से किए वादे के लिए तो उसे संभलना ही था। गुणीराम मन मार कर काम पर जाने लगा और अपनी बच्चियों की किसी तरह परवरिश करने लगा। गुणीराम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। पूरे दिन के उसे सिर्फ 150 रुपए मिलते थे। इन पैसों में घर का गुजारा चलाना बहुत कठिन था, लेकिन वो एक पेट खाकर भी अपनी बच्चियों को पेट भर खाना खिलाता, उसका खूब ध्यान रखता। एक दिन की बात है, गुणीराम उन दिनों एक पुल निर्माण के काम से जुड़ा हुआ था। वो अपना काम कर रहा था, तभी दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? इतना सीमेंट मिलाओगे तो फिर हो गया कंपनी का बंटा था। साहब, जितनी जरूरत है उसी हिसाब से मिलाया है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि कितना सीमेंट मिलाना है और कितना नहीं? 2 टके के दिहाड़ी मजदूर लात मार कर काम से निकाल दूंगा। गलती हो गई साहब, मैं आपको सिखा नहीं रहा, लेकिन जिस अनुपात में सामग्रियों की जरूरत है, अगर वो नहीं मिलाएंगे तो फिर पुल कमजोर बनेगा ना। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सुनो, अपना हिसाब करो और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। चलो फुटो यहाँ से। साहब माफ कर दीजिए साहब, नौकरी से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब, दया करिए साहब। देखो, यहाँ काम करना है तो ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो काम मिलता है वो करो। और हाँ, अपना 2 टके का दिमाग पास रखो। इसी 2 टके के दिमाग के कारण तुम दिहाड़ी मजदूर हो और मैं मैनेजर। ओके? गुणीराम की नौकरी तो बच गई, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि ये नया मैनेजर बहुत ही बेईमान किस्म का आदमी है। वो मालिक को धोखे में रखकर सामान तो पूरा मंगवाता, लेकिन आधा ही इस्तेमाल करता और आधा बेच देता। नौकरी चले जाने के डर से गुणीराम खामोश तो था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसे धिक्कारती रहती थी। क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? अपनी नौकरी छीन जाने के कारण डर से मैं तो बेईमानी का साथ दे रहा हूँ। ये पुल बनेगा तो कमजोर बनेगा, और अगर दुर्घटना घट गई तो फिर उसका दोषी तो मैं भी हो जाऊंगा ना। नहीं, मुझे मालिक को सारी बात बतानी होगी। उस दिन जब मालिक आए तो गुणीराम भागता हुआ उनके पास जा पहुंचा और मालिक, मुझे आपको एक बात बतानी है। ये जो आपने मैनेजर रखा है ना, वो क्या हुआ मैनेजर को? गुणीराम सारी बात बताने ही वाला था कि तभी मैनेजर वहां पहुंच गया। गुणीराम को मालिक के साथ देखकर उसे सब समझ आ गया। गुणीराम, क्या कर रहे हो तुम यहाँ मालिक के पास? मालिक, ये 1 नंबर का कामचोर है। इसे कुछ कहो करने के लिए तो आंखें दिखाता है। तो फिर ऐसे लोगों को काम पर क्यों रखें? सुनो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, तो तुम्हें भी तो हर बात का ध्यान रखना होगा। जी मालिक, मैं आज ही इसका हिसाब करता हूँ। अब यहाँ खड़ा खड़ा मुँह क्या देख रहा है? चल भाग यहाँ से। गुणीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या न करे। कुछ देर बाद मालिक चले गए। उसी शाम मैनेजर ने गुणीराम को बुलाया और कहा कि क्यों रे, मालिक के पास मेरी शिकायत करने गया था, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद मैनेजर ने पुलिस स्टेशन फोन किया और रोते हुए बोला कि सर, मैं शंकर कंस्ट्रक्शन के पुल के साइड से बोल रहा हूँ। हमारे एक दिहाड़ी मजदूर गुणीराम ने मुझ पर हमला कर दिया है और बाकी मजदूरों को पेमेंट देने के लिए रखे 1 लाख रुपए से भरा बैग गायब कर दिया है। गुणीराम ये सब देखकर सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मैनेजर के जाल में बुरी तरह फंस गया था। वो वहां से भागना चाहता था, तभी पुलिस आ गई और उसे पकड़ लिया। सर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। क्यों रे, बड़ा गुंडा बनना चाहता है? रुक, तेरी सारी गुंडई थाने में निकालता हूँ। आज पूरे 4 दिन हो गए थे गुणीराम की गिरफ्तारी को। उधर उसकी तीनों बेटियों का बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बाबा कहाँ चले गए।
घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। एक दिन तो सबसे छोटी बेटी बबली भूख के मारे बेहोश हो गई। रानी दीदी, ये देखो बबली को क्या हो गया, ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है। मीना, तो इसका ध्यान रख, मैं कुछ करती हूँ। रानी समझ गई थी कि भूख के कारण ही बबली बेहोश हो गई है। वो काम की तलाश में निकल गई, लेकिन उस भयानक सर्दी में उसे काम कहाँ मिलता। उसने भीख मांगने की भी सोची, लेकिन लोग सड़कों पर थे ही नहीं, तो भीख कौन देता। इतनी सर्दी है कि कोई दिखता ही नहीं, किससे मैं कुछ मांगू, क्या करूं। रानी खाली हाथ घर लौट आई, और जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी मंझली बहन भी भूख के कारण बेहोश हो गई है। दोनों बहनों की सांसें भी धीमी धीमी चल रही थी। उनकी हालत देखकर वो बहुत डर गई। हे भगवान, ऐसे में तो मेरी बहनें मर जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं, कहां से लाऊं इनके लिए कुछ खाने को। लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी जब वो घर लौट कर आएंगे। रानी एक बार फिर घर से बाहर निकल गई। वो उस कड़कड़ाती ठंड में खाने की तलाश में चली जा रही थी। तभी उसकी नजर एक पार्क की घास पर गई। उन घास को देखते ही रानी के चेहरे पर चमक आ गई। अरे अरे, ये घास, इससे मेरी बहनों की भूख मिट सकती है। रानी ने बहुत सारी घास को तोड़ा और उसे घर ले आई। घर लाकर उसने उन घास से रोटियां बनाई और फिर अपनी बहनों को घास की रोटियां नमक के साथ खिलाई। कई दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया। अब तो यही उनका नियम था। वो घास की रोटियों के सहारे ही इस भयानक ठंड में जीवित थी। उधर गुणीराम अब भी जेल में था। एक दिन की बात है, रानी कड़कड़ाती ठंड में घास तोड़ने के लिए बाहर निकली थी। तभी इंस्पेक्टर दीपक की नजर उस पर गई। अरे, इस भयानक ठंड में ये बच्ची घास तोड़ने के लिए क्यों निकली है? क्या करने वाली है ये इतनी सारी घास का? शायद कोई जानवर होगा इसके घर पे। उसने पीछा किया और उसकी झोपड़ी के बाहर जा पहुंचा, और जब उसने छिपकर देखा कि घर में 2 और बच्चियां हैं और वे सभी घास की रोटियां खा रही हैं, तो उसे बहुत दया आई। वो उनके पास गया। तुम लोग ये घास की रोटियां क्यों खा रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब तीनों बहनों ने अपनी कहानी बताई। ये भी बताया कि उसके पिता तो कई दिन से घर नहीं लौटे हैं। पुलिस चाचा, क्या मेरे बाबा भी मर गए क्या? क्या नाम है उनका? वो क्या करते हैं? वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। मेरे पिता का नाम गुणीराम है। वो नाम सुनकर इंस्पेक्टर दीपक चौंक गया। वो भागा भागा थाने गया और गुणीराम को जेल की सलाखों से बाहर निकाला। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। गुणीराम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने न केवल तुम पर अत्याचार किए, बल्कि तुम पर तुम्हारी बेटियों पर भी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं साहब, आपको गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। नहीं, ये काफी नहीं है। तुम्हें इंसाफ मिले तब चीजें सही होगी। अब देखो, मैं तुम्हारे उस मैनेजर का क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर दीपक ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। 2 डंडे में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर दीपक ने गुणीराम के लिए थाने के बाहर एक चाय की दुकान खुलवा दी। अब वो खुशी खुशी रहने लगा।